हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम किसका रिवीजन कर रहे हैं? AS10 का, पीपी का। कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें सब कुछ कवर करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, इस रिवीजन से ही सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, A to Z क्वेश्चन भी करेंगे हम ICI के। ठीक है, तो सबसे पहले ये किस पर एप्लीकेबल नहीं है, इस चीज को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि हमें पता तो लगे पहले एप्लीकेबल किस पर है, कि पीपी का मतलब क्या होता है। अगर ये चीजें पीपी बन गई तो भी इन पर एप्लीकेबल नहीं है, तो पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, पीपी क्या होता है। तो पीपी की डेफिनेशन के लिए दो कंडीशन दे रखी है आईसीआई ने, उसमें से तीसरी कंडीशन अलग से है। ये कंडीशन 1 2 तो अलग से होगी। पहली क्या है? टेंजिबल आइटम। टेंजिबल का मतलब समझ रहे हो, इनटेंजिबल नहीं होनी चाहिए, जो हमने किस में करा था उसमें। तो ऐसा थोड़ा बहुत टेंजिबल हो, बट मेन सब्सटेंस क्या हो, इनटेंजिबल हो, तो उसको इनटेंजिबल में ही डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने सॉफ्टवेयर खरीदा, तो वो हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पे आ गया, तो वो इनटेंजिबल में आएगा, वो टेंजिबल में नहीं आएगा, वो वहीं जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह। हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स का मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, सर्विस। तो जितना भी सामान सामर्थ्य में पड़ा है वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में यूज हो रहा है। इन्फोसिस विप्रो में क्या हो रहा है, जो सॉफ्टवेयर है वो किस में यूज हो रहे हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। सॉफ्टवेयर पहले टेंजिबल आइटम होना चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सॉफ्टवेयर वैसे किस में नहीं आएगा, इसमें इन्फोसिस विप्रो के फर्नीचर वगैरह आएंगे। उसके बाद में फॉर रेंटल टू अदर्स, अगर आपने दूसरों को किराए पर देने के लिए, मेरे पास एक जेसीबी मशीन है, एक रोड रोलर है, एक क्या है, तो ये मैं आगे किराए पर देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, तो भी मैं उसको जेसीबी मशीन को, रोड रोलर को किस में डालूंगा? पीपी में। और दूसरा क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब क्या है? सब कुछ, कोई भी बिजनेस पर्पस हो वो क्या है? एडमिनिस्ट। तो कुल मिला के इनकी जरूरत ही नहीं रही, ये भी तो बिजनेस पर्पस ही है। लास्ट में क्या कह दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब जो भी चीज बिजनेस के लिए है, जैसे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? मेरी डिलीवरी वैन लगी हुई है, जो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, होलसेलर के आगे क्या करके आती है? पहुंचा के आती है, माल बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगी हुई है, तो वो पीपी में आएगा। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, जितने भी अकाउंट के में अंदर कंप्यूटर पड़े हुए हैं, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पे वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो सब किस में आएंगे? पीपी में। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो किस में आएंगे? इनटेंजिबल में। फिर बोलेगा पीपी, भले ही अकाउंटिंग में यूज हो रहा है, लेकिन टेंजिबल तो जरूरी है। पर्सनल और अदर फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज। थंब इंप्रेशन से क्या होती है? हमारे यहाँ अटेंडेंस होती है, कि लोग कहते हैं कि लेट आया था, अब आया ही नहीं था लेट, तो थंब इंप्रेशन सही से रिकॉर्ड कर देते हैं, तो वो क्या है? स्टाफ के लिए। तो कोई भी बिजनेस पर्पज हो सब इसके अंदर आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? मोर देन 12 मंथ्स, क्योंकि हमें आगे डैप लगाना है, तो अगर 1 साल से कम में यूज होगी तो फिर वो तो वैसे ही एक्सपेंस हो गया। तो पहली शर्त क्या होगी? हेल्प फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, और एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स। और सब, इन सब का मतलब क्या हो गया? एडमिन का मतलब कोई भी बिजनेस पर्पज है। पक्का? बोलो बच्चों। तो पहले ये देख लो कि सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस के लिए भी अगर हमने पीपी खरीदी है, तो एसेट खरीदी है, तो वो भी पीपी में आएगी। फॉर एग्जांपल, आपने स्मोक फिल्टर्स लगाए हुए हैं फैक्ट्री में, तो वो भी किस में आएंगे? पीपी में। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अगर कोई चीज डेफिनेशन पूरी होगी तो भी एसेट रिकॉर्ड नहीं होगी, अगर ये क्राइटेरिया पूरे नहीं हुए। वो क्राइटेरिया क्या है? एक तो उसके फ्यूचर बेनिफिट्स किसको आएंगे? एंटरप्राइज को। और दूसरा, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। मेरा कपड़े का शोरूम है, ये मुझे कहता है फर्नीचर ले ले, मैं कहा नहीं लेना, इतना पैसा मैं नहीं लगाऊंगा। इसने कहा कि चल अपनी सेल्स का 2% दे देना, तो मैं कहा फिर ठीक है। इसने फर्नीचर मुझे दे दिया, अब मैं एंट्री क्या डालूं? फर्नीचर टू, उधार दिया ना, सेल का 2%, लेकिन मेरे को कॉस्ट अभी पता ही नहीं है, मेरी सेल का 2% जाएगा, तो कॉस्ट मेजरेबल नहीं है, तो क्या नहीं हो पाएगा? आगे सेल होगी ना, तो मुझे क्या पता। तो भले ही एसेट की डेफिनेशन मीट हो रही है, लेकिन क्या होगा? कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। और मैंने एक क्या किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या दे दिया? एक एक्सरे मशीन डोनेट कर दी। कंट्रोल मेरे पास है कि तुमने इधर उधर अगर अपने काम, मतलब अच्छी से पब्लिक की सर्विस नहीं ली, तो मैं वापस ले लूंगा। तो भले ही वो टेंजिबल आइटम है और ये सब कुछ है, लेकिन मुझे उसके कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो मैं उसको एक्सपेंस ऑफ करूंगा। ठीक है। अब सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस पर ये आता है कि मुझे उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। मुझे तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपको चिमनी लगानी पड़ेगी या स्मोक फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, मुझे उससे क्या बेनिफिट है? वो तो पब्लिक का क्या होगा? बेनिफिट होगा कि उनकी हेल्थ खराब नहीं होगी। मेरे को क्या है? तो ये कह रहा है ऑल दो नॉट डायरेक्टली इंक्रीजिंग द बेनिफिट्स, तो मुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये नेसेसरी है किसके लिए? एंटरप्राइज के लिए, बाकी एसेट के बेनिफिट्स लेने के लिए। नहीं तो वो मेरा काम ही नहीं चलने देंगे अगर मैं स्मोक फिल्टर्स नहीं लगाऊंगा। तो बाकी एसेट्स के बेनिफिट लेने के लिए मुझे स्मोक फिल्टर लगाने पड़ेंगे, तो यस मुझे फ्यूचर बेनिफिट होंगे, तो मैं उसको भी क्या करूंगा? एसेट रिकॉर्ड करूंगा। पक्का? तो बाकी एसेट्स के बेनिफिट लेने के लिए मुझे स्मोक फिल्टर लगाने पड़ रहे हैं, तो मुझे इनडायरेक्टली उससे फ्यूचर बेनिफिट्स है। पक्का? ये एग्जांपल ही दिया हुआ है। केमिकल मैन्युफैक्चरर है, उसको क्या बनाना पड़ेगा? केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस, क्योंकि इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स है उसकी।
तो क्या वो एसेट रिकॉर्ड होगा? यस। क्यों? क्योंकि उसके बिना मैं बाकी चीजें मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर पाऊंगा। अब एग्रीगेट कर लो इंडिविजुअली इनसिग्निफिकेंट आइटम। अब देखो बात सुनो, हम जैसे समर्थ है ये, तो इस पे क्या करते हैं हम, देखो इसमें सभी एएस के स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है तो उसको आप क्या कर दो, एक्सपेंस मान लो। ये पॉइंट वापस से समझाता हूं, पहले ये देखो। अब एक कैलकुलेटर खरीदा तो वो पीपी है, बिजनेस पर्पज है और एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स है, टेंजिबल आइटम है। इतनी सी तो बात है, बिजनेस पर्पज हो प्लस क्या हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज तो है ही ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज में सब बिजनेस पर्पज आ गए। लेकिन एक्सपेंस मान लो अगर वो चीज क्या नहीं है, मटेरियल। लेकिन कुछ चीजें इंडिविजुअली मटेरियल नहीं होती, लेकिन बिजनेस वाले खरीदते ही कैसे हैं, एक साथ। जैसे हम एक चेयर खरीदते हैं तो 500 रुपए की है, वो क्या है, मटेरियल तो है नहीं। लेकिन हम एक चेयर थोड़ी खरीदते हैं, हम 50 चेयर एक साथ खरीदते हैं। तो उनको एग्रीगेट कर लो और फिर उनके ऊपर क्या लगाओ, ये क्राइटेरिया लगाओ। जैसे मोल्ड्स, टूल्स, डाइस, ये सब चीजें क्या है, फैक्ट्री में स्पेयर की तरह से खरीदी जाती है, सस्ती आइटम है। लेकिन ये क्या है, एक साल से ज्यादा चलती है और एक नहीं खरीदी जाती, इकट्ठी एक साथ खरीदी जाती है। तो उनको एग्रीगेट करके ये पीपी का क्या लगाओ, क्राइटेरिया। अब स्पेयर पार्ट्स के बारे में ये इसका अलग से गाइडेंस है कि अगर ये पीपी की डेफिनेशन मीट करता है तो पीपी में आएगा, और पीपी की डेफिनेशन मीट नहीं करता तो ये किस में आएगा, इन्वेंट्री में। मैंने आपको इन्वेंट्री में भी यही एग्जांपल दिया था। ये आईपैड है, ये इसका अलग से पार्ट है, पेंसिल, जिससे मैं इस पे लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसके आगे ये निब है, इसके आगे क्या है, ये बार बार घस जाती है और उतारनी पड़ती है, ये एक साल भी नहीं चलती, समझ गए। तो इसको मैं इन्वेंट्री डालूंगा, और ये मैंने ये एक साथ क्या खरीद रखी है, कई सारी खरीद रखी। आईपैड एक ही है, लेकिन पेंसिल और ये निब क्या है, कई सारी पड़ी है। तो पेंसिल एक साल से ज्यादा चलती है ये भी स्पेयर पार्ट, लेकिन ये एक साल से ज्यादा चलता है तो इसको किस में रखूंगा, पीपी में। और इसको, ये एक साल से कम चलती है तो डेफिनेशन ही मीट नहीं कर रही 12 मंथ्स वाली, तो क्या और रखूंगा इसको, इन्वेंट्री। तो अगर मेरे पास आईपैड के स्पेयर पार्ट्स के तौर पर ये पेंसिल पड़ी है, डेफिनेशन मीट करती है, 12 मंथ से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है, तो क्या होगा, ये पीपी। बट ये क्या होगा, इन्वेंट्री। ये मेरे पास जो एक्स्ट्रा पड़े हैं। तो मशीनों के अलग 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 क्या होते हैं फैक्ट्रीज में, स्पेयर्स। तो अगर वो एक साल से, देखो स्पेयर क्यों रख के रखते हैं कि एक दिन मशीन बंद होगी तो बहुत सारी क्या है, एक फैक्ट्री की रनिंग कॉस्ट क्या हो जाती है, लाखों में होती है। लेबर तो आएगा आएगा, मशीन बंद होगी, क्या वो लाखों की लेबर की कॉस्ट क्या होगी, वेस्ट होगी। रेंट लग रहा है तो वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए वो पहले से स्पेयर रखते हैं कि अगर कोई चीज खराब होगी तो हाथों हाथ दूसरा बदल देंगे। तो वो स्पेयर पार्ट्स अगर एक साल से ज्यादा चलने वाले हैं तो पीपी में आएंगे, एक साल के अंदर के हैं तो किस में आएंगे, बोलो बोलो। एस2 में इन्वेंट्री क्लासिफाइंग में मेजरमेंट ऑफ पीपी, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट पर। इनिशियल मेजरमेंट हमेशा और हमेशा किस पर होगा, कॉस्ट पर। मैंने एक प्लांट खरीदा या मोटू से खरीदा, मोटू मेरा जानकार है, इसने 10 करोड़ का प्लांट मुझे जानकारी की वजह से कितने का लगा दिया, 8 सीआर का। तो मैं कितने पर रिकॉर्ड करूंगा, 8 सीआर पर। तो मेरी कॉस्ट क्या पड़ी। अब कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटीज, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किस पर आते हैं, परचेज प्राइस। इसमें क्या आएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज या कोई भी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस। ये ध्यान रखना, बस दो ही बातें किसका पार्ट है, परचेज प्राइस का, जो खरीदा है वो, प्लस उसके खरीदने के टैक्सेस जिनका क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर जीएसटी लगा है किसी पीपी पे और क्रेडिट मिल जाएगा तो क्या है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। और ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट क्या हो जाएगा, माइनस। और बाकी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस जो इसको पीपी के खरीदने के लिए लगे, वो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस का मतलब क्या है, जो उसको यूजफुल तरीके तक लाने के लिए, जिस लोकेशन या कंडीशन में हमने यूज करनी है उस कंडीशन तक लाने के लिए लगते हैं, जिस लोकेशन पर यूज करनी है वहां तक लाने के लिए। तो ये अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन है बहुत बार। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल के एग्जाम्पल किस में लिखे हुए हैं, एएस में। एम्प्लॉइज बेनिफिट जो किसके लिए लगे हैं, डायरेक्टली फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन। अब मैं खुद से अपनी पीपी बना रहा हूं तो क्या होगा, मैंने अपनी लेबर रखी है, तो उसको जो भी इंप्लॉइज बेनिफिट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी दिए हैं, जो लगे सिर्फ किसके लिए हैं, पीपी के लिए। ये मेरा क्या है, इंजीनियर है जो मैंने सिर्फ पीपी के लिए रखा हुआ है, तो क्या होगा, इसका जो सैलरी दूंगा वो पीपी की कॉस्ट में डेबिट होगा। एक मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है जो क्या करता है, मैंने पीपी के लिए नहीं रखा, वो अदरवाइज भी रहता है और कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम पीपी पे डाल देते हैं, तो वो तो जनरल ओवरहेड है, वो नहीं। डायरेक्टली मतलब सिर्फ किसके लिए रखा है उसको, पीपी के लिए। साइट प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, जगह तैयार करना। फैक्ट्री डालनी है तो पहले जगह को क्या किया जाता है, बिल्कुल फ्लैट। तो वो इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, डिलीवरी क्या होता है, भाड़ा वगैरह बाहर से मंगवाया दूसरी लोकेशन से, तो डिलीवरी चार्जेस। हैंडलिंग क्या होता है,
जैसे मैंने एलईडी मंगवाई तो वो है तो पीपी, लेकिन वो ऐसे थोड़ी है कि ट्रक में डाल दी नॉर्मल तरीके से आगे, तो उसको बोलते हैं कि अच्छे से पैकिंग करना, हैंडल करने के एक्स्ट्रा चार्ज लेना, लेकिन रखना इसको ट्रक में का अलग, तो वो क्या हो जाता है हैंडलिंग चार्जेस। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, मैंने एक बड़ा पावर प्लांट मंगवाया तो वो टुकड़ों टुकड़ों में आता है, तो उसको इधर लाकर वो क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं, और उसके किस पार्ट को कहाँ जोड़ना है, असेंबली करनी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या होता है चलाकर देखना, ठीक है। और नेट प्रोसीड्स जो किससे आई है, सेलिंग द आइटम प्रोड्यूस्ड वाइल ब्रिंगिंग द, ये इतना ही है प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये मैंने एक प्लांट लगाया है, ठीक है, इसको मैं टेस्टिंग कराऊंगा कि चेक तो करूं कि खरीद रहे हैं, तो बड़ा 500 करोड़ का मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं इधर से रॉ मटेरियल डालूंगा और इधर क्या बनेगा फिनिश गुड्स। अब वो कहते हैं कि ये क्या इससे ज्यादा, इससे कम कैपेसिटी पर नहीं चलेगा, कि इतनी तो क्या होनी चाहिए पावर सप्लाई होनी चाहिए, इससे कम वोल्टेज पर ये चलेगा नहीं, तो मैं जानबूझ के कम वोल्टेज पर चला कर देखता हूँ कि क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा वापस जोड़ लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन खराब ही हो जाएगा तो मैं क्यों लूँ, कभी ना कभी तो क्या हो सकता है, पावर सप्लाई कम हो ही सकती है ना। तो मैं जब चलाता हूँ तो इसमें रॉ मटेरियल का खर्चा लग गया 100, इलेक्ट्रिसिटी और स्टाफ का खर्चा लग गया 500, ये सब ये टेस्टिंग का खर्चा है, ये टेस्टिंग का खर्चा है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना और उसको कितने में बेच दिया 120 में, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं होगा। 500 टेस्टिंग का खर्चा है, रॉ मटेरियल टेस्टिंग का खर्चा है, और 120 क्या है पीपी की कॉस्ट में से ही माइनस होगा। तो जो भी आपने सैंपल वगैरह बनाए हैं ना टेस्टिंग के दौरान, चाहे फिनिश गुड्स बनाए, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, वो पीपी की कॉस्ट में से उसका सेल प्राइस क्या हो जाएगा माइनस। प्रोफेशनल फीस, अब देखो रिलायंस है, इंजीनियर परमानेंट रख लेता है तो वो किस में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट में। अब मैं हूं तो मैं कहता हूं मैं लेबर से बनवाता रहूंगा, इंजीनियर बाहर से रखा है मैंने कि तुम शाम को आके 1 घंटा चेक कर लेना, तुम मेरे एम्प्लॉय मत बनाओ, 1 घंटा लेबर करती रहेगी काम, शाम को आके 1 घंटा चेक कर लेना, तो वो मेरे को किसका बिल देगा, प्रोफेशनल फीस का। छोटा एम्प्लॉयर क्या रखता है, परमानेंट इंजीनियर नहीं रख सकता, तो वो कि उसको प्रोफेशनल फीस क्या है, तो वो भी उसमें क्या हो जाएगा ऐड। कौन कौन सी चीजें ऐड नहीं होगी, ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनोग्रेशन। अब आज मैंने एक होटल बनाया 5 स्टार, और मेरे को उसको तो होटल बनाने तक का खर्चा तो पीपी की कॉस्ट है, लेकिन अब लोगों को बुलाया, इनोग्रेशन कराया, दिखाया दिखाया, खाना पीना कराया, वो सब क्या है मार्केटिंग एक्सपेंस है एक तरह से, वो क्या नहीं है पीपी की कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में क्या कर रहे हैं इंट्रोड्यूस, मैंने प्लांट बना लिया किस चीज का, उड़ने वाली कार बनाने का, तो वो प्लांट तो कॉस्ट का होगा, लेकिन उसको लोगों को बताना तो पड़ेगा, तो उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तरह तरह से टीवी पे ऐड दिखा रहे हैं, या कोई भी उड़ने वाली कार नहीं चलने वाली कार मान लो, लेकिन वो प्रोडक्ट को लॉन्चिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है उस पीपी का कॉस्ट का थोड़ी है, वो तो पीपी के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे आती है, नई कार आ गई ये आ गई, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग स्टाफ ट्रेनिंग। अभी हम इंडिया में ही थे, अब हमने इसको क्या कर दिया यूएस में प्लांट खोल लिया, यूएस में भी हमने एक प्लांट लगाया, तो वहां के लोगों की लैंग्वेज, वहां का कल्चर किसको सिखाकर भेजा, अपने स्टाफ को, तो उनको स्टाफ ट्रेनिंग दी कि नई लोकेशन पे जा रहे हो तो वहां पर आपको क्या नहीं करना, मतलब समझ रहे हो ना कि इंडिया का अलग ही है, यहाँ हिंदू मुसलमान चलता है, वहां ब्लैक व्हाइट चलता है, तो उस जगह पर ये कल्चर है, ये सब बताकर भेजना, वहां पर क्या इंग्लिश बोलनी है, वहां की लैंग्वेज मत सिखाना, वहां क्लास ऑफ कस्टमर अलग है पक्का, तो उनको ट्रेन किया कि आप इसको इस तरह से करेंगे, तो वो प्लांट वहां लगाया है, प्लांट की कॉस्ट का पार्ट थोड़ी है पक्का। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड, जनरल का मतलब वो मेरे लगते ही लगते हैं, परमानेंट स्टाफ मैंने रखा हुआ है जो बच्चों का भी हिसाब रखता है, प्लस एक दिन एलईडी खरीदनी थी तो एलईडी खरीदने भी भेज दिया, तो उसका कोई भी खर्चा एलईडी खरीदने की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ही नहीं, एलईडी नहीं खरीदते तो भी वो तो लगता ही लगता पक्का। उसके बाद में कॉस्ट इनकर्ड व्हाइल एन आइटम कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज। मैं जिस तरह से यूज करना चाहता हूं उस तरह से अभी नहीं आई है। जैसे मान लो एक होटल बनाया है तो उसमें क्या है 300 रूम है, तो हमारा टारगेट क्या है कि कम से कम 200 रूम की ऑक्यूपेंसी तो रहेगी रहेगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी नया ही बनाया है तो क्या होगा 20 रूम ही ऑक्यूपाइड है, तो लेकिन एक्सपेंस तो सबके लगेंगे ना, पूरे होटल की लाइटिंग का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, तो शुरू के मैं उसको क्या कर रहा हूँ कैपिटलाइज, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं आई है, लेस देन फुल कैपेसिटी पे है, तो मैं उसको क्या करना चाहता हूँ कैपिटलाइज, तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो तो स्टार्टिंग के क्या है भाई होटल बना लिया, रूम अभी पूरे ऑक्यूपाइड है नहीं, शुरू शुरू में 10 ही रूम ऑक्यूपाइड है, टारगेट क्या है 300 का है, तो 300 तो कभी भी नहीं होते, बहुत जब गिना चुना सीजन होता है तब होता है, लेकिन उनका टारगेट होता है कि 200 तो रहेंगे, तो अब स्टार्टिंग में नहीं हो रहे, तो लेस देन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है।
इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, शुरू में कोई भी काम करते हैं तो डिमांड पिक नहीं करती है। कार बनाने का फैक्ट्री प्लांट लगाया है तो अभी कार नहीं सेल हो रही है तो क्या होगा, शुरू शुरू में लॉस होगा, बोलो तो वो लॉस कैपिटलाइज नहीं होंगे। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज, ये गलत छपा हुआ है, ठीक है। रीलोकेशन कॉस्ट और ये गलत छपा हुआ है, रीलोकेटिंग कॉस्ट पार्ट नहीं होगी। अब समझना ध्यान से, यहां मेरा क्या लग रहा है, अपनी कोचिंग ये है, इसको हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल फुल फ्लेज क्या कर रहे हैं, इधर गार्डन बनेगा, इधर क्या होगा, बच्चों के लिए रेस्ट रूम बना होगा, इधर ये होगा वो होगा, सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, सारा का सारा क्या है, ऑनलाइन सिस्टम बना देंगे हम, एलईडीज लगेगी। तो थोड़े समय के लिए मुझे दूसरी जगह काम करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है। तो जो रीलोकेट किया है यहाँ पर वापस, जैसे मान लो मेरा रेस्टोरेंट है, इसको मैं रेनोवेट करूंगा तो थोड़े समय के लिए दूसरी जगह रीलोकेट किया है, तो ये आने जाने का खर्चा कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ये तो आप किस लिए लगा रहे हो, पीपी के लिए थोड़ी लगा रहे हो, ये तो आपको इतने टाइम बिजनेस कंटिन्यू रखना है, ग्राहक जोड़े रखने हैं, जो जो सेल हो रही है वो कर रही है, इसलिए लगा रहे हो पक्का। तो वो पीपी का कॉस्ट का पार्ट नहीं है। अब उसके बाद बच्चों एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि इंसिडेंटल इनकम आ गई तो क्या वो पीपी की कॉस्ट में से माइनस होगी, तो वो अगर इंसिडेंटल इनकम पीपी बनाने की वजह से ही आई है तब तो माइनस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में टेस्टिंग करी, तो टेस्टिंग में कितने रुपए लगाए, 100 रुपए, और रॉ मटेरियल लगाया, टेस्टिंग के बाकी खर्चे कितने हुए थे, 500, और रॉ मटेरियल की सेल से फिनिश गुड्स जो बना 120 में सेल हो गया। तो ये तो टेस्टिंग तो पीपी के लिए जरूरी थी, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जो रेवेन्यू आ गया वो क्या हो जाएगा, मतलब इनकम आ गई वो क्या हो जाएगी, लेस। अब क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में जो किसकी वजह से था ही नहीं, इनकम ऐसे आ गई, पीपी बनाने के लिए जरूरी नहीं थी। जैसे ये यहाँ पर मेरा सिनेमा बन रहा है, ठीक है, तो इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ मैंने एक बार खाली जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा लोगों को कार पार्किंग के लिए दे दी, तो कार पार्किंग का की इनकम जो रेवेन्यू आ गया वो क्या होगा, अदर इनकम में आएगा, पीपी की कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कोई पीपी बनाने के लिए कार पार्किंग थोड़ी थी, यहाँ तो पीपी के लिए ही टेस्टिंग करी थी, इस वजह से कोई इनकम आ गई। ये कोई पीपी बनाने के लिए थोड़ी थी, ये तो ऐसी एक्स्ट्रा कमा लिया एक बार के लिए। तो कोई भी ऐसी इनकम जो किसके लिए हो, पीपी के लिए हो, और उसके पीपी के लिए मतलब बनाने की वजह से हमारे को क्या आ गई, इनकम आ गई, तब तो होगा। लेकिन नेसेसरी नहीं है वो किसके लिए, पीपी के लिए, तब भी कोई इनकम आ गई तो ये क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा। ये कार पार्किंग वाला एग्जांपल है, आप इसको पढ़ लेना, बात समझ में आ गई ना। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन एंड सिमिलर लाइबिलिटी। डीकमीशनिंग का मतलब क्या होता है कि चीज को, कमीशन का मतलब फिक्स करना, डीकमीशन मतलब उसको हटाना, रिस्टोर का मतलब जगह को क्या करना, सही करना। पक्का बच्चों, मैंने डाउनलोड ही कर लिया, आपको दिख जाए। ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर प्लांट है, इससे रेडिएशन निकलते हैं, देखो साइड में हरियाली आया नहीं इसके, इसको जब आप मतलब अपना न्यूक्लियर और ये काम खत्म कर दोगे तब क्या करना पड़ेगा, इस पूरे प्लांट को डिमोलिश करना पड़ेगा ताकि इसका रेडिएशन बिल्कुल भी ना रहे, प्लस वापस जगह को रिस्टोर करके देना पड़ेगा, हरियाली और वापस बना के देनी पड़ेगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये लगाया तो आपने आज है, लेकिन करना कब होगा आपको, एंड में करना कब होगा। तो अब आपने यहां पर क्या करा, न्यूक्लियर प्लांट लगाया, उसकी कॉस्ट तो डेबिट होगी, इसको लास्ट में 10 साल 15 साल बाद जब भी है तो इसको डीकमीशन करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट रिस्टोर करके देना पड़ेगा, या इसी तरह की कोई भी सिमिलर लाइबिलिटी है जो एंड में लगेगी तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पीपी की कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पक्का। उसके बाद में अगर खुद से ही बना रहे हो, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट है, तो क्या होगा, किसी तरह का इंटरनल प्रॉफिट आपको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे अंबुजा सीमेंट वाले ने अपना हेड ऑफिस बनाया, तो अंबुजा सीमेंट 100 मतलब 100 रुपए की पब्लिक को कितने के बेचता है, 110 की। तो वो सेलिंग डिपार्टमेंट को बोल दिया कि तुम मत देखो कि अंबुजा खरीद रहा है या कोई खरीद रहा है, तो उसने 110 का प्रॉफिट कमाया। लेकिन हमें एक पीपी की कॉस्ट में लाते समय कितना लिखना पड़ेगा, 10, 100 रुपए, सॉरी 10 का प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, एनिबलेट। अब नॉर्मल वेस्ट मटेरियल, लेबर या अदर रिसोर्सेज का हो गया, तो उसको इंक्लूड नहीं करना। अब ये मान लो बिल्डिंग बन रही थी, ये इस साइड वाली वॉल गिर गई, गायब हो गई, इतनी रह गई, तो इस वॉल को वापस बनाया, तो इस वॉल को बनाने में लेबर चार्ज भी लगे थे, मटेरियल भी लगा था, ओवरहेड भी लगा था, तो ये 2 बार लग गए, एक बार तो गिरने की वजह से लग गए, तो एक बार इंक्लूड होंगे, दूसरी बार वाले क्या है, अब नॉर्मल लॉस है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। बोरिंग कॉस्ट एज 16 के अकॉर्डिंग होगी, एज 16 का मतलब क्या है, क्वालिफाइंग एसेट है तो कैपिटलाइज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं।
अब पीपी किस में ली है, एक्सचेंज में ली है, तो क्या होगा, इसका सीधा से याद रखना, एक्सचेंज में जब भी पीपी आएगी तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, आपको जब पीपी एक्सचेंज में गई है तो आपकी एक एसेट तो गई, और जो पीपी आ गई वो आपको क्या करनी है, डेबिट। एक एक्सचेंज में गई है ना, तो अब आपने सबसे पहले किस पर रिकॉर्ड करना है, जो आई हुई पीपी है उसको डेबिट करना है किससे, जो एसेट दी है उसकी फेयर वैल्यू से। वो नहीं पता तो आप किस पर आना, जो एसेट एक्वायर की है उसकी फेयर वैल्यू से। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया हुआ इधर, जो मैंने एसेट दी है वो कितने की है, उसकी फेयर वैल्यू है 110, और जो आई है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 100। तो फर्स्ट चॉइस क्या है, जो एसेट गिवन अप है उसकी फेयर वैल्यू। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या नहीं दिया, जो गिवन अप की, तो फिर किससे काम चलाओ, जो एक्वायर्ड है। और जो एसेट दी है वो जरूरी नहीं है कि वो पीपी हो, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे वो ज्वेलरी है, इन्वेस्टमेंट भी तो हो सकता है। तो वो जाएगी किससे, जो एसेट दे रहे हो वो अपनी कैरिंग अमाउंट से हटेगी, हटेगी किससे, हमेशा ही कैरिंग अमाउंट से। नई एसेट किस पर रिकॉर्ड होगी, सबसे पहली चॉइस क्या है, गिवन अप एसेट की फेयर वैल्यू। ज्वेलरी दी या दूसरी चीज भी हो सकता है, पीपी दी, तो हटेगी तो एक अपनी कैरिंग अमाउंट से, लेकिन नई एसेट किस पर आएगी, फर्स्ट चॉइस क्या है, जो दिया उसकी फेयर वैल्यू, क्योंकि वही तो कॉस्ट होता है जो दिया। वो नहीं पता तो फिर क्या है, जो आया उसकी फेयर वैल्यू। और प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज किससे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर्स। समझ रहे हैं क्या पढ़ू। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू नहीं बता तो हमारी मजबूरी है, तो जो एसेट दी है उसकी कैरिंग अमाउंट तो हटानी है, तो नई आने वाली पीपी भी किस पर ले लो, ये। तो अब आपकी फाइनल एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले एसेट गिवन अप किससे हटेगी, कैरिंग अमाउंट से। आने वाली एसेट फर्स्ट चॉइस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, वो नहीं पता तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्वायर्ड, और वो भी नहीं पता तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन। अब एक केस है जहां फेयर वैल्यू पता भी हो लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस ना हो, तो एसेट किस पर रिकॉर्ड होगी, कैरिंग अमाउंट से। अगर इस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, बताता हूं क्या होता है, अगर इस ट्रांजेक्शन में या इस ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो इन इन दोनों केस में भले ही फेयर वैल्यू पता है, एंट्री हमेशा यही होगी। नई पीपी किस पर आएगी, जो बुक जो दी है उसी की बुक वैल्यू से। अगर इसमें क्या नहीं है, कमर्शियल सब्सटेंस। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है, आपके रिस्क रिवॉर्ड क्या होने चाहिए, चेंज। अब ये गली है, इसमें फिफ्थ प्लॉट मेरा है, इधर से फिफ्थ प्लॉट आपका है। हमने इन दोनों को क्या कर लिया, एक्सचेंज। ये बिल्कुल एक जैसे साइज के हैं, एक जैसे हैं, तो अब ना तो इसके रिस्क रिवॉर्ड थे वही की वो क्या है, इसके रिस्क रिवॉर्ड है। तो हमने एक्चुअल में तो कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है ना। भाई मैं फिफ्थ फिफ्थ क्यों बोल रहा हूँ कि एक मेरा कॉर्नर का हो, आपका क्या हो, बीच का हो, तब हो सकता है कि इनके रिस्क रिवॉर्ड क्या हो, अलग हो। मैंने ज्वेलरी दी, आपने बदले में मुझे प्लांट दिया, तो रिस्क रिवॉर्ड अलग है, प्लांट के बिल्कुल अलग है, ज्वेलरी के रिस्क रिवॉर्ड क्या है, बिल्कुल अलग है। लेकिन एक जैसी लैंड, सिमिलर लैंड हमने क्या कर दी, और हम उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि किस पर प्रॉफिट बुक करना ही नहीं है, किस पर आएगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट के बिना प्रॉफिट लॉस आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है ना, कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब कोई ट्रांजेक्शन तो होना पक्का। अब बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है। अब देखो 1-2 महीने का तो उधार सभी देते हैं, लेकिन सबको मैं 2 महीने का देता हूं, तुम्हें मैंने क्या दे दिया, 2 साल का, तो क्या होगा, तुम्हें मैंने कितने का दे दिया, 2 साल का दे दिया। तो अब आप मुझे रुपए कब देने वाले हो, यहां पर 5 लाख देने वाले हो, तो आप एंट्री क्या डालोगे, पीपी टू वेंडर कितने से, 5 लाख की पीवी से। उसको क्या बोलते हैं हम, कैश प्राइस इक्विवेलेंट। उसको हम क्या बोलते हैं कि कैश में होता है तो आप 5 लाख थोड़ी मांगते हैं। अगर 2 साल बाद रुपए देने हैं तो आपने उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या करेंगे, कैश प्राइस इक्विवेलेंट पर लाएंगे। एंट्री क्या बन जाएगी, पीपी टू क्रेडिटर कितने का, 5 लाख की पीवी आ गई, मान लो 4 लाख, अगले 2 सालों में क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, 1-1 लाख बढ़ के रुपए कितने दे दूंगा, 5 लाख। लेकिन पीपी कितने से रिकॉर्ड होगी, कैश प्राइस इक्विवेलेंट्स। और इंटरेस्ट क्या होगा, पीएनएल में जाएगा, हाँ अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो वो भी क्या हो सकता है, कैपिटलाइज। कंसोलिडेटेड प्राइस का मतलब क्या होता है, आपने किसी दुकान से प्लांट मतलब किसी का एक साथ ही सारा खरीद लिया, फैक्ट्री खरीद ली, तो उसमें बिल्डिंग भी आ गई, लैंड भी आ गई, और क्या आ गया, प्लांट भी। अब एक साथ आपने उसको 50 लाख रुपए दे दिए, तो बिल्डिंग का कितना है, लैंड का कितना है, प्लांट का, तो उनकी फेयर वैल्यू के रेशियो में बांट देना। और फेयर वैल्यू कौन बताएगा, कॉम्पिटेंट वैल्यूअर। लीज है तो S19 के हिसाब से होगा, आप करते हो ना आने वाले किरायों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के। और ग्रांट S12 के हिसाब से आएगा, अगर ग्रांट में आई है। उसका रूल क्या होता है, अगर फ्री में आई है तो नॉमिनल वैल्यूज पर, और अगर क्या है कंसेशनल रेट पर आई है तो जो लगा। अब ये तो जैसे 1 करोड़ की लैंड गवर्नमेंट ने मुझे ग्रांट में दे दी, तो मैं क्या करूंगा, नॉमिनल वैल्यू पर 100 रुपए 50 रुपए पर दिखा दूंगा। लेकिन 1 करोड़ की 20 लाख में दे दी तो लैंड कितने पर दिखाऊंगा, 20 लाख। अब कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, अब ये तो पहले रिकॉर्ड होगी। अब प्लांट के ऊपर आगे भी खर्चे लगते रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं,
सब्सिक्वेंट कॉस्ट, सब्सिक्वेंट कॉस्ट में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डे टू डे सर्विसिंग, वो किस में जाएगा, पी एंड एल में। लेकिन कोई पार्ट रिप्लेस कर दिया तब उसका क्या है, अलग अकाउंटिंग है। अगर आपने पार्ट रिप्लेस कर दिया तो जो पार्ट रिप्लेस किया है उसकी कैरिंग अमाउंट अब क्या कर दो, कैरिंग अमाउंट ऑफ पार्ट रिप्लेस, उसको तो क्या कर दो, डी रिकॉग्नाइज, और नए पार्ट की कैरिंग अमाउंट को क्या कर दो, कॉस्ट में क्या कर लो, ऐड। मैं इसका भी एग्जांपल लेता हूं अभी दूसरी शीट से। यह एग्जांपल क्या बच्चों, इसका स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है। सेवनटींथ, टीवाई का 17th है। भारत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी थी 1000 की, कितने की, 1000 lakhs की। लाइफ कितनी थी इसकी, 10 years। 6th ईयर के केस एंड में इसका एक टरबाइन जो मेजर कंपोनेंट था मशीन का उसको रिप्लेस करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ेगा, और रिमाइंडर लाइफ कितनी की है मशीन की, तो कितनी है, 4। कॉस्ट ऑफ न्यू टरबाइन कितने का है, 450 लाख। अब आप मुझे बताओ कि ये 1000 रुपए की तो उस समय खरीदी थी, 10 साल की लाइफ थी, अब कितने में साल बाद रिप्लेस कर रहे हैं, 6 साल बाद। तो 6 साल बाद इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी रहेगी, 10 साल की लाइफ थी, 100 रुपए का डेप था, तो 6 साल में कितनी होगी, 400। अब इस 400 में से क्या माइनस कर दो, जो पार्ट हटा रहे हो, इस टरबाइन की कैरिंग अमाउंट क्या कर दो, माइनस, और जो नया खरीदा है 450 का वो क्या कर दो, ऐड। रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग क्या होगी, जो नया पार्ट ऐड किया वो तो कॉस्ट में क्या कर दो, ऐड, और जो क्या है रिप्लेस कर दिया उसकी कैरिंग अमाउंट हटा दो। अब ये कह रहा है टरबाइन के बारे में मुझे पता ही नहीं था कि इस 1000 में स्टार्टिंग में टरबाइन कितने का था, मुझे उसका ब्रेकडाउन पता ही नहीं था। तो आप क्या आइडिया लगाओ, अभी 450 का मिल रहा है, अभी कितने का मिल रहा है नया, 450 का, तो 6 years बैक वो कितने का था, 8% डिस्काउंट रेट दे रखी है, तो 6 years बैक उसकी पीवी निकाल लो, पक्का, देखो फटाफट से। ये आंसर निकाला, 6 साल पहले की पीवी निकाली 283। अब बताओ कि ये यहाँ पर 450, या तो क्वेश्चन मुझे अलग से दे देता कि टरबाइन का यहाँ कितना था 200, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर यहाँ की कैरिंग अमाउंट उसके निकाल लेता, 210 सालों में राइट ऑफ करना था, 6 साल बाद कितना होता, वो नहीं दे रहा, तो आपको क्या करना होगा, इसी से आइडिया लगाओ कि ये 6 साल पहले कितने का था। अब नया हम मानेंगे सेम ही टाइप का है, तो कितने का हो गया, 283। तो इसके अंदर टरबाइन शुरू में कितने का था, 283, लेकिन 6 सालों में उस पर भी तो डैप लग गया होगा, तो 283 को 6 सालों में राइट ऑफ कर दो। 283 में से 10% क्यों लगाया, 10 साल की लाइफ थी ना, तो 6 सालों में उस पर कितना डेप लग गया होगा, 283 डिवाइड बाय 10 इंटू 6, वो अमाउंट आएगी ये। तो अब उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 113। तो 113 को तो लेस कर दो और 450 के नए को ऐड कर दो, नई कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग। तो रिप्लेसमेंट में पुराने पार्ट को क्या कर देना है, हटा देना है, और नए पार्ट को क्या कर देना है, ऐड। ये कुछ एग्जांपल्स है रिप्लेसमेंट किसका किसका हो सकता है। फर्नेस में क्या होता है, अंदर की रीलाइनिंग करवानी पड़ती है, बट्टा जो होता है ना, बट्टा, फर्नेस मतलब बट्टा, इसके अंदर की ये दीवारें कच्ची पड़ जाती है, तो इनको थोड़े थोड़े टाइम बाद क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। तो ये एक बार एग्जांपल देख लेना। एयरक्राफ्ट में क्या होता है, गैलेज, सीट्स, एयरक्राफ्ट की लाइफ खुद की 40 साल है, लेकिन सीट्स और फर्नीचर को तो टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। ऐसी बिल्डिंग में इंटीरियर वॉल्स को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। कन्वेयर बेल्ट जो होती है ना, इस पर सामान चलता रहता है, एयरपोर्ट पर देखा होगा तुमने, तो इसके ये धागे वागे रोप्स और ये वायर रोप्स जो होती है, ऐसे नहीं कपड़े वाले धागे, वायर रोप्स और क्या टाइम टू टाइम के रिप्लेस करानी पड़ती। तो जो हटा दी उसकी कैरिंग अमाउंट हटाओ, और क्या है, जो नया आया उसकी कैरिंग अमाउंट को ऐड करो। ऐसी कुछ असेट्स के लिए क्या करवानी पड़ती है, इंस्पेक्शन। जैसे एयरक्राफ्ट है तो वो आपको क्या है, हर 5 साल के बाद इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपने 500 करोड़ का खरीदा, उसमें इंस्पेक्शन की कॉस्ट कितनी है, 100 करोड़, तो वो तो 5 सालों में राइट ऑफ होगी, और बाकी चीज कितने टाइम में राइट ऑफ होगी, 400 करोड़ क्या होगा, मान लो 20 साल की लाइफ है तो 20 साल में। तो 5 साल के बाद इसको रिप्लेस करेंगे, तो इसकी कैरिंग अमाउंट को हटा दो और नई इंस्पेक्शन की कैरिंग अमाउंट को क्या कर दो, ऐड। डिटो किसके जैसे है, इसके जैसे, रिप्लेसमेंट के जैसे। तो सर ये तो 5 साल के बाद इसकी कैरिंग अमाउंट तो वैसे ही जीरो हो जाएगी, तो 5 साल बाद ही एग्जैक्टली आपने वापस इंस्पेक्शन करवाया है, तब तो इसकी कैरिंग अमाउंट वैसे ही क्या होगी, जीरो। लेकिन मान लो कि 4 साल बाद ही आपको लगने लग गया कि क्या है, कि कोई दिक्कत आ रही है, तो आपने क्या किया, दोबारा से इंस्पेक्शन करवा, लीगल रिक्वायरमेंट है यार 5 साल बाद चेक करना है, लेकिन अब यहाँ मेरे पास कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एसी में से करंट आ रहा है तो चेक तो कराऊंगा ना। तो उनको लग रहा है कि दिक्कत आ रही है एयरक्राफ्ट में, तो उन्होंने 4 साल बाद ही रिप्लेस करा दिया। तो इस रिप्लेसमेंट वाले की कैरिंग अमाउंट 4 साल बाद कितनी रहेगी, 80। 100 की है ना, 20 80 राइट ऑफ होगी, 20 रहेगी सॉरी, तो 20 को एलिमिनेट कर दो और नई रिप्लेसमेंट कॉस्ट को क्या कर दो, ऐड।
तो अब देखो कैसे चल रहा है ये, इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करो, कॉस्ट पर। फिर आगे जो डे टू डे एक्सपेंस है वो तो P&L में जाएंगे, रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग अलग बता दी। अब हर ईयर एंड पर क्या करना है आपको, अब आपके पास इनिशियली तो किस पर ही रखना है, कॉस्ट पर। अब आपके पास दो चॉइस है, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर लो या रिवैल्यूएशन, और वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएगी। बट वो किसके लिए लगानी है, पूरी क्लास के लिए। क्लास का मतलब क्या होता है, जिसका नेचर और यूज क्या हो, सेम हो। नेचर का मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग का नेचर सेम है, लेकिन यूज सेम नहीं होगा। अगर एक बिल्डिंग मेरी क्या है, फैक्ट्री बिल्डिंग है, और दूसरी क्या है, हेड ऑफिस की है, पक्का। तो रिवैल्यूएशन सेलेक्टेड करना है, पूरी क्लास का करना है, तो मैं अपनी सभी बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन करूंगा करूंगा तो हाँ, बिल्डिंग का अगर यूज अलग अलग है, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग्स का रिवैल्यूएशन करूं और हेडक्वार्टर वाली बिल्डिंग्स का ना करूं, तो चलेगा क्या, यस चलेगा, क्योंकि वो क्लास अलग ही है। क्यों अलग है, क्योंकि क्लास अलग हो जाएगी जब नेचर और यूज दोनों सेम होगा, तब वो एक क्लास है। तो इनका नेचर तो सेम ही है, बिल्डिंग ही है, लेकिन यूज क्या है, सेम है। फैक्ट्री बिल्डिंग अलग है, वेयर हाउसिंग बिल्डिंग अलग है, हेडक्वार्टर की बिल्डिंग्स अलग है। तो आप फैक्ट्री फैक्ट्री का अगर रिवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो सभी फैक्ट्री बिल्डिंग का करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 4 फैक्ट्री बिल्डिंग का कर लो, 6 का ना करो। करना है तो किसका करना पड़ेगा, सभी का, पूरी क्लास का। क्लास का मतलब क्या है, जिसका यूज और नेचर क्या होना चाहिए, सेम, पक्का। और जरूरी नहीं है कि रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो। कॉस्ट मॉडल है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट माइनस डेप पर दिखाते रहोगे। इंपेयरमेंट AS 28 के हिसाब से लगता है, अगर वो लग जाएगा तो। और रिवैल्यूएशन मॉडल है तो इसको बार बार किस पर लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू पर। किस पर लाना पड़ेगा, फेयर वैल्यू। और आगे जब जब फेयर वैल्यू पर ले आए, आगे का डेप और कैरिंग अमाउंट, आगे का डेप और इंपेयरमेंट लॉस तब भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो डेप नहीं लगाना। और रिवैल्यूएशन सफिशिएंट रेगुलरिटी पर करना है। सफिशिएंट रेगुलरिटी को एस खुद ही बता देता है कि किन का, जिनमें सिग्निफिकेंट और वॉलेटाइल चेंज आते हैं उन पर तो क्या करो, एनुअल रिवैल्यूएशन। और जिनमें इनसिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं उनको क्या करो, 3 से 5। तो उसने मैक्सिमम लिमिट कर दी कि 5 साल के अंदर तो करना ही होगा। जैसे फर्नीचर है तो उसकी वैल्यू में जल्दी से चेंज नहीं आता, लेकिन सॉफ्टवेयर है तो नए नए आते रहते हैं, उनकी वैल्यूज में क्या आता रहता है, चेंज। तो उसको कब करना है, एनुअल। नालायक, सॉफ्टवेयर टेंजिबल में आएगा, सॉफ्टवेयर टेंजिबल में आएगा, फिर वही बात, तीसरी बार एक ही चीज पे चांटा खाएगा, नालायक। लेकिन मान लो मेरे पास आईफोन है, एलईडीज है, वो टेक्नोलॉजी यूज करके होती है। आईफोन तो पीपी में आएगा ना। तो लेकिन ये इनके बार बार वैल्यूज में चेंज, नया मॉडल आते ही वैल्यूज क्या हो जाती है, चेंज। तो उनमें सिग्निफिकेंट चेंज आते हैं तब एनुअल, अदरवाइज 3 to 5। ठीक है। फेयर वैल्यू कहां से आएगी, मार्केट बेस्ड एविडेंस से आएगी। आपने मन में मान लिया, ऐसे नहीं है। जैसे लैंड का रिवैल्यूएशन कर रहे हो, आपने कहा 1 करोड़ की 2 करोड़ होगी, ऐसे नहीं। मार्केट में वो लैंड कितने की चल रही है, और जनरली वो कहां से लाओ आप, प्रोफेशनली क्वालिफाइड वैल्यूअर, प्रॉपर्टी डीलर से। प्लेन है तो हमें थोड़ी पता, हम तो अकाउंटेंट है, इंजीनियर से लाओ। तो अलग अलग जो भी प्रोफेशनल वैल्यूअर है उनके हिसाब से लगाओ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, इसका मैं अलग से एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, उससे देखेंगे। तो बच्चों इस चार्ट के थ्रू अकाउंटिंग समझो। रिवैल्यूएशन की असेट 100 की है और कितनी होगी, 120, तो क्या होगा, असेट बढ़ जाएगी बट प्रॉफिट बुक नहीं होगा, किस में जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब बट 90 की होगी तो क्या होगा, लॉस बुक होगा। तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन में तो P&L में जाएगा, और अपवर्ड रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, अपवर्ड वाली वापस से क्या कर दे, रिवैल्यू कर दे, तो 120 वाली 130 की होगी, तो 120 से 130 10 रुपए का और किसमें डाल दिया, रिवैल्यूएशन में। बट 120 से कितने की होगी, 105। तो लॉस तो हुआ है एसेट पर, कितने का, 15 का। लेकिन पहले किससे लिया जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से। तो इसमें 20 का प्रॉफिट पड़ा है तो वो यूज कर लिया। लेकिन 90 की हो जाए तब क्या होगा, असेट 30 का हो गया, तो मैं कह रहा हूँ रिवैल्यूएशन से ले लूं सारा, तो उसमें है ही 20, तो बाकी किससे लेना पड़ेगा, P&L से। तो पहले अपवर्ड वाली वापस अपवर्ड हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन डाउनवर्ड हो तो पहले प्रॉफिट किससे लिया जाएगा, पहले वाले रिवैल्यूएशन रिजर्व से, टू द एक्सटेंट अवेलेबल। अगर उससे भी ज्यादा लॉस है, जैसे इस केस में 30 है, तो बचा हुआ किससे लिया जाएगा, P&L से। ऐसे ही डाउनवर्ड का है, पहले कितने का हो गया, 10 का लॉस P&L में चार्ज कर दिया। अब ये वापस 110 की होगी, 100 से 90 हुई थी, अब 110 की होगी, तो कितना बढ़ाना है, 20। तो जितना लॉस ऑलरेडी किससे लिया हुआ है, P&L से, उसको क्या करो, रिवर्स कर दो P&L में ही। और उससे ऊपर क्या है तो वापस किस में जाओ, रिवर्स। तो अगर यहाँ पहले लॉस बुक कर रखा है तो आगे प्रॉफिट हो रहा है, तो जितना लॉस बुक कर रखा है उतने तक का वापस क्या करो, P&L में क्रेडिट कर दो, और बाकी किस में डालेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ये उल्टे हैं, ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों रिवैल्यूएशन सरप्लस का करोगे क्या, जो एक्स्ट्रा आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो कसम खा लो वो कभी भी किस में नहीं जाएगा, P&L में नहीं जाएगा। वो सीधा सीधा रेवेन्यू रिजर्व से में रिटेन अर्निंग में भेजा जा सकता है। जैसे लास्ट में एसेट बेच दी, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाला पार्ट, वो कभी भी P&L में नहीं जाएगा, वो हमेशा किसके थ्रू जाएगा, रेवेन्यू रिजर्व में। सीधा बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व में डाल दो, रिटेन अर्निंग में। लेकिन वो वापस कभी भी किस में नहीं जाएगा, P&L में।
अब ये कहता है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है प्रॉफिट वाले केस में, उसका आपको दो चॉइस देता हूं। पहली चॉइस क्या है, जब असेट बेचो तब P&L में डाल देना। तो जब भी असेट को बेचेंगे तब किस में डाल देंगे, ये 20 रुपए को किस में डाल देंगे, P&L में। लेकिन असेट नहीं बेचोगे तो क्या होगा, देखो असेट खरीदी थी मैंने कितने रुपए की, 100 रुपीज की, और 10 साल की लाइफ लेके मैंने डैप कितने लगाए थे, 10 10 10 3 बार, 3 सालों तक मैंने करता रहा 70। 3 साल बाद मैंने इसका क्या कर दिया, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर दिया। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितने का आ गया, 14। तो अब आगे से डैप कितना आने लग गया, 70 प्लस 14 84 डिवाइड बाय 7 ईयर्स रह गए। अब 10 की थी, आगे कितने रह गए, 7 ही रह गए ना। तो आगे का डैप कितना आने लग गया, 12। तो देखो पहले डैप कितना आ रहा था, 10, अब क्या आने लग गया, 10 के डैप के अलावा 14/7। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व की वजह से 2 रुपए का क्या आने लग गया है, एक्स्ट्रा डैप। तो ये कह रहा है कि क्या करो, पहले वाला डैप कितना था, 10, और अब वाला डैप कितना आ रहा है, तो जो 2 रुपए का एक्स्ट्रा डैप P&L में आ रहा है, P&L में पहले कितना बर्डन आता था, 10 का, अब कितना आने लग गया, 12 का। तो आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को हर साल थोड़ा थोड़ा किस में भेज सकते हो, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, कुछ भी, बट P&L में नहीं। कितना रुपया, 2 रुपया। ये आपकी चॉइस है, एडिशनल डैप जितना आया उतना रुपया कहाँ भेजते रहो, हर साल थोड़ा थोड़ा। और अगर ये नहीं करना तो आपका ये 14 ही पड़ा रहेगा जिंदगी भर। जिंदगी भर मतलब जब तक बेचोगे नहीं। तो तब एक साथ ऐसे 2 रुपए करके नहीं भेजना, तो एक साथ लास्ट में किसमें भेज देना, रिटेन्ड अर्निंग में। P&L मत बोलना, बस P&L में नहीं डालना चाहिए। जनरल रिजर्व और में सीधा P&L के थ्रू कभी भी नहीं होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करना ICI का। अब देखो रिवैल्यूएशन में जब सरप्लस होता है तो ये इंक्रीज करने के दो तरीके बताता है। PP 1500 कितने की कर दी, 1500 की, जिसकी कॉस्ट थी 2500 रुपए और डैप कितना लगा हुआ था, 1000। तो उसकी पहले से कैरिंग अमाउंट कितने की थी, ये एज्यूम करके बता रहा है कि पहले से कितने का था, 1000, और एक्यूमुलेटेड डैप कितने का था, 400। ये दिया होगा एग्जाम में तुम्हें, ये समझाने के लिए इसने एग्जाम्पल ले रखा है। 1000 की कॉस्ट थी, 400 का क्या है डैप, और उसकी नेट वैल्यू कितनी थी, 600। अब उसकी फेयर वैल्यू कितने की है, 1500। ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ठीक है, दिया होगा, आप डरना मत कि ये कहां से आ रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 1000 की कॉस्ट है, उस पर प्रोविजन फॉर डैप कितने का, 400, नेट वैल्यू कितनी है, 600, और वो कितनी होगी, 1500। तो 600 कितना हो गया, 1500, तो 1000 कितना हो जाएगा। अगर 600 1500 हो गया तो 1000 कितना हो जाएगा, 2500। ये देखो ये कितना टाइम हो गया, 2.5 टाइम्स। तो 1000 भी तो 2.5 टाइम्स हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 2.5 टाइम्स। तो एक तरीका तो क्या है, आपको जो 900 रुपए का गेन हुआ ना, 600 की चीज कितने की होगी, 1500 की। तो उसको क्या करो, दोनों चीजें बढ़ा दो। असेट 1000 से कितनी होगी, 2500, तो कितनी बढ़ा दो, 1500। प्रोविजन फॉर डैप कितने का हो गया, 400 से 1000 कितना बढ़ा दो, 600। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व जो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ही डालना होता है ना, 900। तो ये कह रहा है कि नेट इंक्रीज कितनी हुई है, उसका परसेंटेज निकालो। निकलेगा कैसे, 900 कितना बढ़ गया, 600 पे बढ़ गया, तो 150% हो गया। तो इसमें भी 150% और इसमें भी मतलब 150% आ जाएगा, इंक्रीज वाला पार्ट। ये तो निकाल लोगे ना, ये छोटी क्लास में बताते थे ना, 600 अगर 1500 हो गया तो ये अमाउंट तो निकाल लोगे ना, बोलो बच्चों। नहीं तो ये क्या निकाल लेना, ऊपर क्या लिखना, इंक्रीज, डिवाइड में क्या लिखना, बेस 600 इंटू 100। तो ये कितना परसेंट आ गया, 150। तो ये सीधा 1000 का 150% इधर डाल देना, इसका 150% और रिवैल्यूएशन का। समझ गया, एक तरीका तो है। और दूसरा तरीका क्या है, प्रोविजन फॉर डैप को पहले खत्म ही कर दो, असेट की वैल्यू क्या कर दो। अब ये एंट्री वो मैंने लिखी थी वही है। और टेक्निक 2 क्या है, प्रोविजन फॉर डैप को पहले क्या कर दो, खत्म। तो प्रोविजन फॉर डैप डेबिट हो जाएगा और PP की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो अब PP 1000 की चल रही थी, ग्रोस अमाउंट कितने की थी, 400। एक्यूमुलेटेड डैप को किसके साथ एडजस्ट कर दो, PP को नेट वैल्यू पर ही ले आओ। कितना हो गया PP, 600। अब 600 को कितना करना है, 1500। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो इसको रिवैल्यू करने का, अपवर्ड रिवैल्यू का, ये दो मेथड इसने दे रखे हैं। अब बच्चों पहले क्या होते थे, AS6 और AS8, AS6 और AS10 अलग अलग होते थे। 6 में क्या होता था, डेप्रीशिएशन, और 10 में क्या होता था, PP। अब इन्होंने 6 को विड्रॉ ही कर लिया है, 6 अब बचा ही नहीं है। अब डेप्रीशिएशन के सारे पैराग्राफ किस में डाल दिए, PP में ही डाल दिए। तो डेप्रीशिएशन कैसे करना आपको,
कंपोनेंट मेथड से लगाना है। कंपोनेंट मेथड का मतलब, जैसे आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं, बाइक खरीदी तो टायर तो 2-3 साल में ही चले जाते हैं, इंजन चलता है 10 साल। तो आप टायर को 3 सालों में राइट ऑफ करो, इंजन को कितने सालों में राइट ऑफ करो? 10 साल जो लाइफ है उसकी। ठीक है, तो अब ऐसे तो आप बोलोगे कि सर ऐसे तो जो टायर के जो हवा भरने वाला होता है उसका ऊपर वाला नट तो 3 दिनों में चला जाता है। ऐसे नहीं, सिग्निफिकेंट चीजों को क्या करो, अलग अलग करो, सिग्निफिकेंट चीजों को तो उनको अलग अलग डेप्रिशिएट करो। पक्का, सबको क्या करो, कंपोनेंट वाइज अलग 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 करो। डेप कहाँ जाएगा? P&L में। हाँ, अगर किसी और एसेट के लिए लगाया तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटलाइज। जैसे डेप्रिसिएशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किस में जुड़ जाता है? इन्वेंट्री की कॉस्ट में। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का डेप किसका पार्ट है? इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है, तो इन्वेंट्री में जुड़ जाएगा। ऐसे ही कोई आपके पास क्या है, कंप्यूटर है जो आप किसके लिए यूज कर रहे हो? कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, कोई कोडिंग वोडिंग करते हो उसमें, तो वो कंप्यूटर का डेप किस में ऐड हो जाएगा? इंटेंजिबल की कॉस्ट में। जनरली ये कहां जाएगा? P&L में। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट और डेप्रिसिएशन मेथड। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट में से क्या माइनस कर देना, तो 1000 रुपए की कॉस्ट है और 500 आपको वापस ही मिल जाएंगे, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 500। तो ये तो आपको पता ही है ना छोटी क्लास में। अब किस में करनी है? सिस्टमेटिक बेसिस पर ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है? एंटिटी कितना यूज करेगी। मैंने एक एसी खरीदा, उसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन मेरा पहले से ही तय है कि मैं 4 साल बाद ब्रांड न्यू एसी यूज करता हूं। मैं थोड़ा सा भी खराब हो गया तो यूजफुल लाइफ का मतलब क्या है? पीरियड जिसमें एंटरप्राइज यूज करेगा या प्रोडक्शन यूनिट्स जो एंटरप्राइज बनाएगी। तो यूजफुल लाइफ में राइट ऑफ करना है या इकोनॉमिक लाइफ में? इकोनॉमिक लाइफ मतलब असेट की लाइफ, यूजफुल लाइफ मतलब एंटिटी कितना यूज करेगी। और सिस्टमेटिक बेसिक, इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं एसएलएम डब्ल्यूडीबी, लेकिन ये कह रहा है जो मर्जी मेथड लो वो क्या होना चाहिए? सिस्टमेटिक बेसिस पर लगना चाहिए। ये क्या नहीं कहता, AS10 में कौन सा मेथड लिखा हुआ है कि यही लगाने हैं? कोई सा भी नहीं, बस सिस्टमेटिक बेसिस पे। हाँ, सिस्टमेटिक बेसिस को ये बता देता है कि सिस्टमेटिक बेसिस का मतलब क्या होता है, कि जितना जितना असेट यूज, जैसे सिस्टमेटिक बेसिस का मतलब क्या है, देखो, कंजम्पशन कैसे किया आपने, असेट को कंज्यूम कैसे किया, बेनिफिट्स को, वो है सिस्टमेटिक बेसिस। अब कुछ लोग बराबर कर रहे हैं तो क्या लगा लो? SLM। अब कभी मैं कम यूनिट ज्यादा बनाता हूं, कभी ज्यादा बनाता हूं, तो क्या लगा दो? प्रोडक्शन यूनिट। लेकिन इसमें बोला हुआ है कि रेवेन्यू कभी भी क्या नहीं होता? सिस्टमेटिक बेसिस नहीं होता। रेवेन्यू का मतलब इनकम। जैसे कोचिंग में पहले साल 50 बच्चे हैं, अगले साल 100 बच्चे हैं, अगले साल 150 बच्चे हैं, तो मैं 1:3 के रेशो में लगा रहा हूँ, या पहले 50 है, अगले साल 70 है, अगले साल क्या है 60 है, तो मैं 5-7-6 के रेशो में। रेवेन्यू तो 10 बातों पर डिपेंड करता है, मेरे पढ़ाने पर डिपेंड करता है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ यानी, मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। रेवेन्यू फीस बढ़ा दी तो क्या होगा? 50-50 बच्चों में भी रेवेन्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू किस पर? आईसीआई का फाउंडेशन का रिजल्ट टाइट रहता है, हमारे पास इंटर के स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं, तो रेवेन्यू तो 10 बातों पर डिपेंड करता है, लेकिन एसी एक लगा हुआ है, वो हर बैच में बराबर चल रहा है, तो क्या ठीक रहेगा? एसएलएम ही ठीक रहेगा। समझ रहे? तो रेवेन्यू का बेसिस कभी भी क्या नहीं हो सकता? सिस्टमेटिक बेसिस नहीं हो सकता। उस एसी को कितना चलाया उसके हिसाब से होगा ना। अब यूजफुल लाइफ के बारे में ये कहता है कि किसको याद रखना, कि आप यूज कैसे करते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे से यूज करते हैं, और कोई सारे क्या है, छोड़ देते हैं। ऐसे कि जैसे आपकी बाइक है, तो बहुत सारे लोग तो बिल्कुल एक एक चीज साफ रखते हैं, और दूसरे क्या है, जब तक चल रही है चल रही है। तो आपका यूज अगर तरीके से नहीं है तो लाइफ कम हो जाएगी, अदरवाइज क्या होगी? ज्यादा। आप कितनी शिफ्ट में काम करोगे? एक एंटिटी 4 शिफ्ट में काम करती है, तो डेप क्या होगा? ज्यादा होगा। यूजफुल लाइफ क्या हो जाएगी? कम। टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी बदल जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है तो पुरानी चीजें क्या नहीं रहती, काम की नहीं रहती। लीगल या सिमिलर लिमिट। दिल्ली में कार चलाने पर लिमिट है कि 10 साल से ज्यादा चलाना ही नहीं है, पोल्यूशन है, तो भले ही लाइफ कितनी भी हो 10 साल। सिमिलर लिमिट क्या है? मतलब जैसे ये बिल्डिंग मैंने क्या ले रखी है, लीज पर ले रखी है, तो इसके अंदर मैंने पेंट करवा दिया, तो वो मेरा पीपी की कॉस्ट में, मतलब पीपी तो दिखाऊंगा क्योंकि 12 महीने से ज्यादा चलेगा और मुझे उससे बेनिफिट है, लेकिन लीज ही 5 साल की है, तो मैं उसको 5 साल से ज्यादा में राइट ऑफ नहीं करूंगा। इन सबको ध्यान में रखकर यूजफुल लाइफ आपको क्या करनी है, डिसाइड। और ये क्या है, सिस्टमेटिक बेसिस का, कि बेनिफिट्स कैसे एंटिटी क्या करेगी, कंज्यूम। अब ये ध्यान रखना, हर साल के एंड में रेजिडुअल वैल्यू और यूजफुल लाइफ को क्या करना है, रिव्यू। और रिव्यू करने के बाद अगर चेंज आता है उसमें, तो आगे से क्या कर दो, रिमेनिंग के हिसाब से कर दो, उसको प्रोस्पेक्टिव चेंज करो, और उसको क्या बोलते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ना कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। AS5 में क्या है, पॉलिसी के डिस्क्लोजर अलग है और एस्टिमेट का कोई खास डिस्क्लोजर है नहीं। तो 3 चीजें लिखी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ और डेप का मेथड। इन तीनों को हर साल क्या करना है आपको, चेक करना है। रेवेन्यू बेसिस पर चलेगा नहीं, और इन तीनों को क्या करना है, हर साल चेक करना है। और इन तीनों को ही क्या मानना है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ज्यादातर बच्चे फाउंडेशन में क्या पढ़ लेते हैं, एसएलएम से डब्ल्यूडीबी हो गया तो पॉलिसी चेंज होगी। पॉलिसी चेंज नहीं है, ये क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग
एस्टिमेट, पक्का। और लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ खरीदोगे तो क्या होगा, सेपरेट एसेट है और अलग से अलग रखना है, क्योंकि लैंड पर आप जनरली डेप्थ नहीं लगाते, बस क्वेरीज और साइट्स यूज्ड फॉर लैंडफिल्स, इन पर ही क्या लगाते हैं, डेप्थ। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल। लैंडफिल का मतलब कचरे के लिए। तो इन कचरे का एक हाइट इससे ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट मना कर देती है कि यहाँ पर आपको कचरा नहीं डालना। तो फैक्ट्री वालों को अपना कचरा कहाँ डंप करना होता है, शहर के बाहर वो अलग से लैंड खरीदते हैं, वहीं पर ही डंप करेंगे, ऐसे नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। तो अब इसकी भी एक से ज्यादा, इतने से ज्यादा हाइट होगी तो ये गिर जाएंगे तो लोगों की जान चली जाएगी। या 100 वजह है तो गवर्नमेंट कहती है कि इससे ऊपर आपको कचरा नहीं फेंकना। तो आपने जो ये लैंड लिया है इसकी लाइफ क्या होती है, लिमिटेड। और कैरीज क्या होती है, बोलो, खाने वगैरह। तो इनकी लाइफ भी क्या होती है, लिमिटेड। बाकी जनरली लैंड की लाइफ क्या होती है, अनलिमिटेड। और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का क्या होता है, अलग करना है तो भले ही आप एक साथ खरीदो। आपने कोई पीपी खरीदी है जो लैंड और बिल्डिंग है, तो आपको पक्का पक्का स्टार्टिंग से ही लैंड को और बिल्डिंग को अलग करना होगा। और बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड होती है और उस पर क्या लगाना होगा, डेप्थ। डेप्थ मेथड मैंने आपको बता दिया कि किसको रिफ्लेक्ट करेगा, एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, एस कोई भी एस नहीं मतलब मेथड नहीं देता, वो एग्जाम्पल के तौर पर देता है। आपको जो चुनना है चुनो, बस क्या है, जिस रेशो में एसेट के बेनिफिट आ रहे हैं वो है, और वो रेवेन्यू बेसिस नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंटली लगाना है, चेंज कब कर सकते हो, जब आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन चेंज हो जाए, या क्या बोले, कोई लो बोले। और रिव्यू करना है तीन चीजों को, किसको किसको हर साल रिव्यू करना है, रेजिडुअल वैल्यू को, और लाइफ को, और किसको, डेप्थ मेथड को। और इन तीनों के चेंज को क्या बोलते हैं हम, एस्टिमेट में चेंज। अब चेंज इन कॉस्ट हो सकता है, लाइबिलिटी चेंज होगी, प्राइस एडजस्टमेंट हो गया, ड्यूटीज में चेंज होगी, ये डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन लाइबिलिटी चेंज होगी सिमिलर फैक्टर्स की वजह से। जैसे अब एक एक करके बताता हूँ। मैंने 1 करोड़ की पीपी खरीदी थी, क्रेडिटर से उधार खरीदी थी, देने वाले टाइम मैंने उसको कितने दे दिए, 98 लाख ही दे दिए, तो क्या होगा, प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो मैं अब ऐसे पहले तो एंट्री कर दी पीपी टू क्रेडिटर्स कितने का, 1 CR। अब जब देने गया तो मैंने उसको कितने दे दिए, 98। तो ये डिस्काउंट P&L में क्रेडिट नहीं होगा, ये पीपी की कॉस्ट में से क्या होगा, कम होगा। ऐसे ही क्या है, ड्यूटी चेंज होगी, मुझे रिफंड आ गया या एक्स्ट्रा लग गई, तो पीपी की कॉस्ट में एडजस्ट होगा। कोई और लाइबिलिटी चेंज होगी, जैसे बाहर से खरीदी थी डॉलर में, तो अब वो ज्यादा कम देने पड़ गए, तो वो आप पीपी की कॉस्ट में क्या कर सकते हो, एडजस्ट। वो तो आपको AS11 में याद भी है, अगर AS11 रिवाइज किया है तो आपको याद होगा कि वो क्या है, असेट की कॉस्ट में कब ज्यादा कर सकते हैं। डिसमेंटलिंग का प्रोविजन बनाया था हमने। हमने सोचा था लास्ट में 10 करोड़ लगेंगे न्यूक्लियर प्लांट को डिस्पोज करने में, उसकी पीवी लगाई थी। अब क्या है, टेक्नोलॉजी सुधर गई तो 7 करोड़ से लगेंगे, इस वजह से चेंज हो सकती है। तो इन सबको किस में एडजस्ट करना है, कॉस्ट में। इन सबको किस में एडजस्ट करना है, अगर कॉस्ट मॉडल फॉलो किया हुआ है तो कॉस्ट में। अब जैसे मान लो पीपी 100 की थी, डैप लगाया 4 सालों में, कितनी की वैल्यू रहेगी, पीपी 100 की कैसे आई, 70 रुपीज की तो कैश दी थी, और 30 रुपीज का क्या था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का क्या बनाया था, प्रोविजन, वो पीपी की कॉस्ट में लगाया था हमने, 30 रुपीज। अब 4 साल बाद एसेट की कैरिंग अमाउंट डैप लगा लगू के हमने कम कर दी। अब वो मान लो कितनी बची हुई है, 20 बची हुई है। अब डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन क्या करना है, कम करना है। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट डेबिट टू पीपी। अब ये पीपी में जान ही 20 की बची है तो 20, अगर ये 15 कम करना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन क्या कम करना है, 21 कम करना है। तो 21 से पीपी की कैरिंग अमाउंट ही 20 बची हुई है, तो बाकी किसमें जाएगा, फिर डायरेक्ट P&L। ज्यादा करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पीपी में ऐड ही होगा। कम करना है तो कहीं कैरिंग अमाउंट से नीचे मत ले जाना, उससे भी ज्यादा कम करना आ रहा है तो किसमें जाएगा, P&L में। पक्का क्या, अब किस पर आओ बच्चों, डी रिकग्निशन। डी रिकग्निशन का मतलब क्या है, देखो पहले कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी कर लो। जैसे मेरी पीपी जल गई तो क्या होगा, इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करूंगा मैं सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, 28 के अकॉर्डिंग। पूरी जल गई तब तो P&L टू एसेट हो गई, लेकिन अभी चल रही है थोड़ी बहुत, तो उसके हो सकता है फ्यूचर बेनिफिट्स कम हो जाए, तो कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट उसकी क्या हो सकती है, कम। तो पहले तो इंपेयरमेंट लॉस लगा दो, पूरी जल गई तो इंपेयरमेंट लॉस लग जाएगा पूरा का पूरा। अब उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, अगर पूरी जल गई है तो। अब थर्ड पार्टी से जो कंपनसेशन आएगा वो क्या होगा, अलग से क्या होगा, इनकम बुक हो जाएगा, जब क्या है वो रिसीवेबल होगा। तो मान लो आज मेरी पीपी जल गई, मैं एंट्री क्या डाल दूंगा, P&L टू एसेट। अब मैंने क्लेम आज फाइल करी है, उसने अप्रूव कब करी, नेक्स्ट ईयर में, तो वो नेक्स्ट ईयर में P&L में अलग से क्रेडिट होगा, ठीक है, जब वो रिसीवेबल हो जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, आपने ये तय कर लिया कि अब इसको आज के बाद पीपी को हम यूज
नहीं करेंगे तो उस दिन के बाद से क्या होगा, डैप लगना बंद हो जाएगा और कैरिंग अमाउंट और एनआरवी के लोअर पर आएगी। बेचा नहीं है मैंने एसेट को, मैंने एसेट खरीदी थी कितने की, 100 की, 5 साल 7 साल मैंने यूज करी, 10 डैप लगा के, कितनी कैरिंग अमाउंट रहेगी, 30। अब इसको आज बेचूं तो 10 रुपए का, 10 रुपए में बिकेगी, तो लॉस कितने का आएगा, 20 का। तो मैं ये लॉस अवॉइड करने के लिए क्या है, बेच नहीं रहा। तो एस कहता है अगर रिटायर कर दिया आपने, रिटायर का मतलब अब आप इसको बेचने के लिए रखे हुए हो लेकिन बेच नहीं रहे हो, तो भी इसको किस पर लाओ, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पर, और लॉस तो बुक होगा। तो अगर पीपी यूज से रिटायर कर दी और सिर्फ बेचने के, रिटायर का मतलब एक बार यूज नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है जैसे वो ऐसे यूज नहीं हो रहा तो वो रिटायर नहीं है, आगे यूज हो जाएगा, लेकिन हेल्ड फॉर डिस्पोजल ही है, तो उसको कैरिंग अमाउंट कितने की है, 30, और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितने की है, 10, तो इसके लोअर पर लाओ, तो कितने का लॉस बुक हो जाएगा, 20। कल को रिलाइजेबल वैल्यू 40 है तो फिर कितने पर रखो, 30 पर ही, प्रॉफिट बुक नहीं करना। डी रिकॉग्निशन कब करना है, जब बेच दो, डिस्पोज मतलब फेंक दो, सेल कर दो। फाइनेंस लीज में अगर दे दो तो सामने वाले की हो जाती है एसेट, रिस्क रिवॉर्ड इसके हो जाता है, डोनेशन कर दी या कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। मैं क्या करता था, मेरा प्लांट था पॉलीथीन बनाने वाला, ना मैंने बेचा, ना मैंने क्या किया, डोनेशन में दिया, ना फाइनेंस लीज हुआ, ना डिस्पोज हुआ, लेकिन अब कोई बेनिफिट नहीं रहे, गवर्नमेंट ने पॉलीथीन क्या कर दिया, बैन। तो फिर क्या होगा, अब उसको डी रिकॉग्नाइज करो ही करो, तो टू असेट हटा दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, पीएनएल में जाएगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, एस 19 में याद है हम सेल एंड लीज बैक करते थे, तो सारा प्रॉफिट कई बार बुक नहीं करते थे, डेफर कर देते थे, और वो तो एस 19 के बाद ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज ये कहाँ जाएगा, पीएनएल में, लेकिन ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आएगा, अदर इनकम में आएगा। एक केस में पीपी को बेचना भी किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। जब आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या है, पीपी को पहले आप किराए पर देते हो और फिर उसको किस में बेच देते हो। जैसे मेरा कार रेंटल का काम है, तो मैं अच्छी अच्छी कारें ही किराए पर रखता हूं, तो मैं 3-4 साल तो कार किराए पर देता हूं, ठीक है, और उसके बाद में क्या कर देता हूं, मैं उनको बेचता हूं। तो मेरा ये रूटीन का काम हो गया कि 4 साल किराए पर देना, तब तक वो पीपी है, रेंटल फॉर अदर्स है, और 4 साल के बाद उसको बार बार बेच रहा हूं, तो फिर वो मेरा इन्वेंट्री बन जाता है। उस केस में कार का सेल प्राइस किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, ठीक है। अब रेवेन्यू कब बुक करना है, एस 99 के अकॉर्डिंग, रेवेन्यू में शो नहीं करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, लेकिन बुक कैसे करना है, एस 9 के अकॉर्डिंग। जैसे एस 9 में हम कब बुक करते थे, जब रिस्क और रिवॉर्ड क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो वो सब पीपी का भी जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया उसके हिसाब से आएगा। डिस्क्लोजर अभी नहीं करेंगे। हाँ बच्चों, अब ये स्टार्टिंग में मैंने छोड़ा था, ये एस किस पर नहीं लगता, वेस्टिंग एसेट पर और बेरर, सॉरी बेरर प्लांट पर तो लगता है, लेकिन बाकी किस पर नहीं लगता, बायोलॉजिकल एसेट पर। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या होता है, प्लांट और एनिमल। तो मेरे पास ये गोदा है तो इस पर ये एस नहीं लगेगा। लिविंग प्लांट और एनिमल को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एसेट, लेकिन एक बायोलॉजिकल एसेट पर लगेगा, वो कौन सा है, बेरर प्लांट, ठीक है। तो एनिमल पर तो ये लगेगा ही नहीं। प्लांट पर कब लगेगा, जब वो बेरर हो, हर बार नहीं, जब वो क्या हो, बेरर हो। और वेस्टिंग एसेट पर नहीं लगता है। अब बताओ बेरर प्लांट का मतलब क्या है, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मोर देन 12 मंथ्स, और कम ही चांस है कि उसको स्क्रैप की तरह से बेचेंगे। सुना ध्यान से, ये मेरा पेड़ है, ठीक है, इससे क्या आएंगे, फ्रूट्स आएंगे। तो फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो वो किसके लिए है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की सप्लाई के लिए। और पेड़ चलेगा 1 साल से ज्यादा, और कम चांस है कि मैं पेड़, कोई ना कोई आदमी, तो जैसे प्लांट खरीदा मैंने, तो कोई ना कोई आदमी के लिए तो वो प्लांट भी क्या है, गुड्स है ना कोई तो बेच ही रहा है। तो मेरे लिए ये गुड्स की कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, मेरे कम रिमोट लाइक्लीहुड है किसको सेल करने का, सिवाय लास्ट में स्क्रैप हो जाएगा तो मैं भी प्लांट बेचता हूँ। अरे कोई ना कोई आदमी जैसे प्लांट बेचता है, प्लांट का मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदा, तो किसी आदमी के लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। तो सिमिलरली कुछ आदमियों का काम क्या है, पेड़ पौधे उगा के नर्सरी की नर्सरी बेच देना। तो उनके लिए नहीं, किन के लिए, जो इनके फ्रूट्स को क्या करेंगे, बेचेंगे, और फ्रूट्स 1 साल से ज्यादा आएंगे। अब एनुअल क्रॉप्स होती है, मेज, वीट, जैसे कनक का पौधा होता है, 1 साल में उगता है और कट कर दिया जाता है। मक्का का पौधा होता है, 1 साल में उगा, कट कर दिया, तो वो बेरर प्लांट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मोर देन 12 मंथ्स तक उस पर क्या आने चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, पक्का। तो अनार का पेड़, अमरूद का पेड़, ये सब तो किस में आएंगे, पीपी में, क्योंकि वो बेरर प्लांट हो जाएंगे। तो ये कह रहा था पहले, तो क्या बोलता है, बायोलॉजिकल एसेट्स पर नहीं लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट्स का मतलब क्या है, प्लांट और एनिमल, तो एनिमल पर तो लगेगा ही नहीं। फिर प्लांट में क्या बोल देता है, बेरर प्लांट है तो लगेगा पीपी, और अदर पर नहीं लगेगा। तो अदर का मतलब एनिमल क्रॉप्स, पक्का। या आपने कोई प्लांट
भले ही वो 1 साल से ज्यादा देगा क्या चीज, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेकिन आपका चांस क्या है उस प्लांट को बेचने का है। स्क्रैप की तरह से नहीं, बनाते ही बेच दोगे तो फिर आपके ऊपर वो नहीं लगेगा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है, इसको पढ़ लेना कि इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं कौन कौन से क्या है, बेरर प्लांट में नहीं कवर होते। जिसको हार्वेस्ट ही कर देंगे हाथों हाथ, लंबर मतलब लकड़ी के लिए पेड़ उगाए, तो जैसे ही हो गए काट देंगे हम, 12 महीने से ज्यादा नहीं रखेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, एनुअल क्रॉप, मेज, वेट, मैंने आपको बोल दिया पक्का। और मैं फ्रूट के साथ साथ उसके लंबर को भी बेच दूंगा, तो मैं फ्रूट्स के लिए नहीं रख रहा, तो फिर वो एग्री बेरर प्लांट में नहीं आएगा और ये स्टैंडर्ड नहीं लगेगा।